भागीदारी, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान और व्यवहारिक और जीवन उन्मुख। इसकी अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो पहला सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। आपने देखा व्यवहारिक और जीवनमुख लास्ट वाले टॉपिक में कि बालक क्या करता है, बालक के अनुभव से जुड़ा होता है। तो करके सीखना इस सिद्धांत का मूल मंत्र है, बाल केंद्रित शिक्षा का मूल मंत्र है। बालक कैसे जल्दी सीखता है? शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहकर। रुचि का सिद्धांत, यदि विषय वस्तु बालक की रुचि के अनुसार होगी तो उसके ध्यान केंद्रित कर सकेगा। थॉर्नडाइक ने भी दिया था रुचि का वो सीखने के नियम में रुचि का सिद्धांत। फिर प्रेरणा का सिद्धांत, बालकों को आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना ताकि वे स्वयं ज्ञान की खोज कर सकें। लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक सिद्धांत, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? भयमुक्त और लोकतांत्रिक, जहां प्रत्येक बच्चे का आत्मसम्मान की रक्षा हो, उसे बोलने का अवसर मिले, प्रतिभागिता का अवसर मिले कक्षा की संक्रियाओं में, प्रक्रियाओं में। लास्ट में चयन का सिद्धांत, बालक की मानसिक क्षमता और आयु के अनुसार सही पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री का चयन करना। ये बाल केंद्रित शिक्षा के मुख्य सिद्धांत है। इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें पारंपरिक व्याख्यान विधि के आधार पर स्थान पर आधुनिक मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया था। पहली विधि कौन सी है? किंडरगार्टन विधि। किसने दिया? फ्रोबेल ने दिया। इसमें कैसे शिक्षा दी जाती है? खेल और उपहारों के माध्यम से। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल द्वारा, खेल और उपचारों के माध्यम से। मॉन्टेसरी विधि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा। इन्होंने क्या कहा? कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर इन्होंने बल दिया। किंडरगार्टन किससे है? फ्रोबेल द्वारा, खेल और उपकरणों के माध्यम से शिक्षा। मॉन्टेसरी विधि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया उन्होंने। ये कीवर्ड्स हैं, इसको याद रखिएगा सर, प्रश्न बदल जाएगा, कीवर्ड नहीं बदलेगा। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि किलपैट्रिक ने दिया था, विलियम किलपैट्रिक ने। इसमें क्या कहा उन्होंने कि बालक वास्तविक वातावरण में रहकर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है और शिक्षक क्या है? प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के रूप में काम करता है, सुपरविजन करेगा केवल। ह्यूरिस्टिक या खोज विधि आर्मस्ट्रांग ने दिया। इसमें बालक एक अन्वेषक की भूमिका में रहता है। ह्यूरिस्टिक यानी खोज विधि यानी कि अन्वेषक यानी खोजकर्ता की भूमिका में बालक रहेगा। खेल विधि किसने दिया? हेनरी कोल्डवेल कुक ने। केवल कुक याद कर लीजिए, खेल खेल में ज्ञान। तो इस तरह 5 बाल केंद्रित शिक्षण विधियां अगर इनकी बात की जाए तो किंडरगार्टन विधि किसने दिया? फ्रोवेल ने दिया। मॉन्टेसरी विधि डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि किलपैट्रिक ने। ह्यूरिस्टिक या खोज विधि आर्मस्ट्रांग ने। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक या केवल कुक ने। ध्यान रखें किंडरगार्टन में कैसे शिक्षा दी जाती है? खेल और उपहारों के द्वारा। मॉन्टेसरी विधि में ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के प्रशिक्षण की बात होती है। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि में बालक वास्तविक वातावरण में रहकर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है, समाधान करने का प्रयास करता है। ह्यूरिस्टिक या खोज विधि में बालक अन्वेषक की भूमिका में होता है। और सबसे लास्ट में खेल विधि, नाम से स्पष्ट है, खेल खेल में ज्ञान देने की प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। अब इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होगी साहब? शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक, सुगमकर्ता व मित्र के रूप में होती है। सुगमकर्ता के रूप में कैसे? काम करने के लिए बच्चों को सीखने का अनुकूल माहौल और संसाधन उपलब्ध कराना। निरीक्षक और मार्गदर्शक, बच्चों की गतिविधियों का अवलोकन करना और जहां वे अटके वहां सही दिशा दिखाना। निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य, बच्चों की समस्याओं और कमियों को पहचानना और फिर उन्हें दूर करना। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और धैर्य का दृष्टिकोण रखना। ये क्या है? शिक्षक की भूमिका है बाल केंद्रित शिक्षा में। और भी भूमिकाएं हो सकती हैं मगर मुख्य यही है। अब इसी से रिलेटेड जो भी टर्म है उसको आप टिक आउट कर सकते हैं। पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होता है? इसमें पाठ्यक्रम के स्वरूप की अगर बात करें तो पाठ्यक्रम कैसा होगा? पाठ्यक्रम होगा लचीला, जिसे छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार बदला जा सके। लचीलापन का मतलब ये कि उसको बदला जा सके उनकी आवश्यकता के अनुसार। दूसरा, बालक की रुचि और आयु के अनुकूल, कक्षा के स्तर और बच्चों की मानसिक आयु के अनुकूल संरेखित किया जाता है पाठ्यक्रम को। इसमें व्यवहारिक और प्रासंगिक, समाज और वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। बहुमुखी, इसमें कला, खेल, संगीत, अकादमिक विषयों का संतुलन ताकि सर्वांगीण विकास हो सके। ये पाठ्यक्रम था बाल केंद्रित शिक्षा में। अगर मूल्यांकन के स्वरूप की बात करें तो उसमें क्या है? रटने पर आधारित वार्षिक परीक्षाओं के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा में, ताकि साल भर की मेहनत केवल एक दिन की परीक्षा के चलते बर्बाद ना हो जाए। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं, बल्कि उनके सीखने के स्तर में सुधार करना होता है। इसमें स्व मूल्यांकन तथा सहपाठी द्वारा मूल्यांकन को भी बढ़ावा दिया जाता है। अब जरा बात करें प्रगतिशील शिक्षा की। बाल केंद्रित शिक्षा थी, प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो कह सकते हैं क्या
वह शिक्षा जो बालक की वृद्धि, विकास व सामाजिक प्रगति में सहायक हो प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। कौन सी शिक्षा? जो बालक की वृद्धि, विकास और सामाजिक प्रगति में सहायक हो प्रगतिशील शिक्षा कही जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इस प्रगतिशील शिक्षा का शिक्षा को समाज और बालक के व्यवहारिक जीवन के अनुकूल बनाना। जरा से इसके जनक की अगर बात करें तो ये हैं जॉन डीवी। इन्हें प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है। इन्होंने 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी की शुरुआत में इस अवधारणा को प्रतिपादित किया। बहुत ये ध्यान देने वाली बात नहीं है। मुख्य क्या है? इन्होंने शिकागो में लैब स्कूल की स्थापना की, जहां प्रयोगों के माध्यम से इस शिक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया। लैब स्कूल की अवधारणा किसने दी या स्थापना किसने की? जॉन डीवी ने। डीवी का क्या मानना था कि विद्यालय समाज का छोटा रूप है जहां बच्चों को वास्तविक सामाजिक अनुभव मिलने चाहिए। अब इसकी परिभाषाओं की अगर बात करें तो डीवी ने क्या कहा? जनक थे डीवी। इन्होंने क्या कहा? शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा स्वयं जीवन है। किलपैट्रिक ने क्या कहा? प्रगतिशील शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में रखकर उसका सामाजिक और व्यवहारिक विकास किया जाता है। अगर इन परिभाषाओं के कीवर्ड की बात करें तो जॉन डीवी का तो छोटा सा है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। ये हो गया। इसमें क्या हो जाएगा आपका कीवर्ड? प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? जिसमें बालक को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में रखकर रखा जाता है। और किस लिए रखा जाता है? उसके सामाजिक और व्यवहारिक विकास के लिए। इसके सिद्धांतों की अगर बात करें प्रगतिशील शिक्षा के तो क्या है? अनुभवजन्य अधिगम। ये प्रगतिशील शिक्षा क्या मानती है कि ज्ञान का निर्माण केवल किताबें पढ़ने से नहीं बल्कि अपने अनुभवों से होता है। अनुभव से जो अधिगम हो उससे इसे ज्ञान का निर्माण होता है। ये प्रगतिशील शिक्षा का पहला मुख्य सिद्धांत है। करके सीखना। इसमें बालक स्वयं क्रिया करके, प्रयोग करके, गलतियों से सीखता है। यह ज्ञान स्थायी होता है। समस्या समाधान दृष्टिकोण। छात्रों के सामने वास्तविक जीवन की समस्या रखी जाती है और वे अपने तार्किक चिंतन से उसका समाधान खोजते हैं। सामाजिकता और सहयोगात्मक अधिगम। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों में सहयोग, टीम वर्क, सामाजिक कुशलता की भावना विकसित करे। समूह में काम इसका मुख्य हिस्सा है। लोकतांत्रिक मूल्य। कक्षा और विद्यालय का वातावरण पूरी तरह लोकतांत्रिक होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा हो या प्रगतिशील शिक्षा, इन सबके सिद्धांतों में लोकतांत्रिक मूल्य जरूर आएंगे जहां बच्चों के विचारों को समाधान मिले। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? एकीकृत पाठ्यक्रम। विषयों को अलग अलग खानों में बांटने के बजाय उन्हें एक दूसरे से जोड़कर व्यवहारिक जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। एकीकृत पाठ्यक्रम का तात्पर्य क्या? कि अलग अलग विषय का डिवाइडेशन ना करके उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। जो एक दूसरे उन विषयों के एक दूसरे से संबंधित जो संप्रत्यय हैं उनको एक दूसरे से जोड़ा जाता है और व्यवहारिक जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। रटने का विरोध। यह प्रणाली किसका विरोध करती है? रट कर परीक्षा पास करने की प्रवृत्ति का कड़ा विरोध करती है और समझने व समझने के अनुप्रयोग पर बल देती है। पाठ्य पुस्तकों पर कम निर्भरता। चूंकि अनुभव जन्य अधिगम पर यह फोकस करता है तो इसमें यह माना गया कि ज्ञान के स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहकर विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों, स्रोतों और व्यवहारिक प्रयोगों का उपयोग किया जाता है। आजीवन शिक्षा। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यह मानता है कि छात्रों में इस तरह के कौशल विकसित किए जाएं कि स्कूल छोड़ने के बाद भी वो जीवन भर सीखते रहें। जितने भी आप देखेंगे आजकल के ना किताबों को तो आपको ये सारे सिद्धांत उसमें दिखाई देंगे। जैसे भाषा आप उठा लो, भाषा के जो प्रश्न दिए गए अभ्यास के प्रश्न वो तथ्यात्मक नहीं है, वो कौशलों के विकास पर फोकस करते हैं। वो भाषा कैसे अस्तित्व में आ रही है, कैसे भाषा का अनुप्रयोग हो रहा है, उसमें व्याकरण का कहाँ अनुप्रयोग हो रहा है, ये सारी चीजें उनके प्रश्नों में होती हैं। जो समस्या किताबों में दी जा रही है उसमें होती है, ताकि बच्चों में भाषा के संबंधित संप्रत्यय को आगे की परिस्थितियों में भी लागू करने का कौशल पैदा हो सके बच्चों में। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। पारंपरिक शिक्षा में क्या माना गया? शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र दाता होता था, लेकिन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका पूरी तरह बदल गई है। वैसे ही होगा, सुगमकर्ता मार्गदर्शक बाल केंद्रित शिक्षा की तरह छात्रों को सीखने की परिस्थिति उत्पन्न करेगा और आवश्यकता पड़ने पर उनका मार्गदर्शन करेगा। उसके बाद सह शिक्षार्थी। शिक्षक स्वयं को सर्वज्ञानी ना मानकर छात्रों के साथ सीखने और खोजने की प्रक्रिया में शामिल होता है। उसके बाद वातावरण निर्माता। कक्षा में ऐसा भयमुख, चुनौतीपूर्ण, कौतूहल पैदा करने वाला वातावरण बनाता है जो बच्चों को सोचने पर मजबूर कर सके। कुछ प्रमुख शिक्षक प्रणाली की बात करते वो क्या है? परियोजना विधि। डीवी के शिष्य
किलपैट्रिक ने इसे विकसित किया, जो पूरी तरह से प्रगतिशील विचारों पर आधारित है। समस्या समाधान विधि, वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं का विश्लेषण करना। सकारी अधिगम, बच्चों का समूह में मिलकर किसी प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करना। अगर पारंपरिक शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की तुलना की जाए तो क्या बिंदु आते हैं? केंद्र बिंदु क्या है? पारंपरिक शिक्षा में शिक्षक और पाठ्य पुस्तक, प्रगतिशील शिक्षा में बालक और उसके अनुभव। सीखने की विधि क्या है? पारंपरिक में रटना, व्याख्यान सीखना, निष्क्रिय ग्रहण करना, जबकि इसमें क्या है? करके सीखना, प्रयोग और सक्रिय भागीदारी। अनुशासन की बात करें तो पारंपरिक शिक्षा कठोर बाह्य और दंडात्मक स्वरूप की होती थी, और इसमें आत्म अनुशासन और लोकतांत्रिक व्यवहार की अपेक्षा छात्रों से की जाती है। मूल्यांकन इसमें अंकों और वार्षिक परीक्षाओं पर आधारित था, जबकि इसमें कैसा मूल्यांकन होता है? सतत, व्यापक और व्यवहारिक। कक्षा का माहौल इसमें कैसा होता है? शांत, नीरस व शिक्षक नियंत्रित, जबकि इसमें गतिशील, संवादात्मक और लचीला होता है कक्षा का माहौल। और इस तरह से जो मुख्य बातें थी आपके बाल केंद्र प्रगतिशील शिक्षा की, वो समाप्त होती है यहीं पर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। प्रगतिशील शिक्षा में ही तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लगा रहे हैं सब। किताबें जो एनसीईआरटी का आ रही हैं सारे विषय को हाँ, समझ कर दे रहे हैं। एकदम एकदम सर, हाँ, वो तो हुआ ही, ये कह रहे हैं ना ज्यादा कि फोकस इसी पर हो रहा है, प्रगतिशील शिक्षा पे ही। हाँ 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 इसमें जॉन डीवी और किलपैट्रिक के अनुसार जो है, हाँ, जॉन डीवी के चेले थे किलपैट्रिक, हाँ हाँ, और किलपैट्रिक ने उस पर प्रोजेक्ट आधारित वो दिया, सिस्टम दिया पढ़ाने का। जो ये बात कर रहा है ना, जो आपने कही, वो एकीकृत पाठ्यक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत, विशेषता के अंतर्गत किया जा रहा है कि अलग अलग खान में ना बांटा, उन्हें एक दूसरे से जोड़कर और व्यवहारिक हाँ जीवन से हाँ संबद्ध करके। इसमें ये माना जाता है ना कि आप विज्ञान की पुस्तक से भी भाषा पढ़ा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है अब ना? तो वो किताबें वैसे ही आ रही है, सारी किताबें हाँ वैसे ही आ हाँ रही है एनसीईआरटी हाँ वाली। हाँ हाँ हाँ, आप भाषा पढ़ा सकते हैं। तो सर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, फिर आगे चला जाए। नहीं ठीक है, बढ़िया चला ये। ठीक है, कुछ प्रश्न देख ली जाए इस पर जरा सा। दोबारा से फिर मैं कराऊंगा, बट इसमें देख लिया जाए। एक सवाल है, एक प्रगतिशील, आवाज जा रही है मेरी क्लियर ना? आ रही आ रही है। हाँ, एक सवाल है, 4 सवाल लूंगा केवल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा कह रहा है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना विकास व्यक्त करना, मानक निर्देश और मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। दूसरा वाला। कौन सा होगा पांडे जी? दोबारा रिपीट करूं? हाँ बोलिएगा। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा की बात हो रही है, और उसमें प्रश्न क्या आया है, ऑप्शन क्या है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता संभावना में विकास विश्वास करना, मानक निर्देश व मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। दूसरा तो होना चाहिए। दूसरा होगा उत्तर, ठीक है। फिर एक सवाल है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात कर रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित तथा वर्गीकरण करना। दूसरा। अनुभव। अनुभव। बहुत बढ़िया, दूसरा है। हाँ। फिर अनुभव। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। पहला विद्यार्थियों द्वारा ही ज्ञान की संरचना की जाती है। पहला। हाँ। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय में न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न होना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। अवरोधन की बात कर रहा है, विद्यालय ना जाना, प्रवेश ना होना, विद्यालय छोड़ देना, या 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। एक ही कक्षा में रहना और हो जाएगा। देना। हाँ, रुक गया है वो, ठीक ना? रुक गया है वो। और बाकी तीनों में वो विद्यालय गया ही नहीं है। यहाँ रुका हुआ है। जहाँ रुक गया वहाँ तीसरा होगा, अवरोधन आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन होगा। हाँ, एकदम सही, तीसरा ऑप्शन होगा। एक और सवाल ले लूं? ले लीजिए। चलिए, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है,
अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। तीसरा। बताइए पाणी जी। तीसरा होना चाहिए। हाँ, अनुभव सहयोग जहां आ गया ना, अनुभव अनुभव की बात करता है। सहयोग, करके सीखना, आत्म अनुशासन, लोकतांत्रिक व्यवहार, सतत व्यापक और ये व्यवहारिक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम प्रगतिशील में। हाँ, प्रगतिशील, प्रगतिशील। या फिर आपका हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक ना, बाल ये ध्यान रखिए, ये कीवर्ड्स हैं इस पूरे पाठ के। आगे चला जाए दूसरे पाठ पर। चले। ठीक, ये सारे सवाल सीटेट में आए हुए थे। कह रहे हैं कुछ कुछ पर चीजें आ रही हैं, क्लियरिटी। आ रही है ना? हम्म। अरे आएगी साहब, आप प्रश्न लगाना शुरू करिए, बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ये 5 साल का सीटेट का क्वेश्चन लगा दिया जाए तो काफी कुछ मिल जाएगा लाभ इससे। एकदम मिल जाएगा, बट जब आप 5 साल का पेपर एक बार लेके बैठेंगे ना, उसमें सारे विषय जब आएंगे ना, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, इसलिए विषयवार लगाइएगा। विषयवार ही कह रहे हैं, विषयवार। हाँ, विषयवार लगाइए। देखिए, विज्ञान से आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे, उसमें से विज्ञान के प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं, साइकोलॉजी में होता है साइकोलॉजी में प्रश्न। होता है। हाँ, प्रश्न और उसकी भाषाएं जो है बदल के आ जाती हैं। थोड़ा इधर उधर कर देंगे सब। हाँ, अब देखिए, बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2-3 सवाल इससे भी आते हैं। 2 मिनट केवल बुद्धि की परिभाषा और उसके नीचे तक देख, जो 4-5 परिभाषा दी गई उसको जरा सा आप लोग देख लें, 2 मिनट केवल। पांडे जी, क्या पढ़ा जरा बताइए तो। बुद्धि निर्माण तब बहुआयामी बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। बुद्धि का अर्थ क्या होता है, हाँ, परिभाषाएं हैं। मनोविज्ञान ने बुद्धि केवल ज्ञान का संग्रह नहीं बल्कि कार्य करने, सीखने और परिस्थितियों के साथ समायोजन करने के लिए संयुक्त मानसिक क्षमता है। ठीक। और बुद्धि का सर्वमान्य परिभाषा दिया हुआ है, हम्म व्यक्ति के समग्र क्षमता के, इसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, हम्म तर्कसंगत चिंतन करता है, तो अपने वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करता तो है। ये जो सर्वमान्य परिभाषा है, इसमें कीवर्ड क्या क्या होंगे? अब इसमें दिया हुआ है आपका इस वेस्लर के परिभाषा अनुसार। को याद करने के लिए कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं, वेस्लर की परिभाषा को याद करने के लिए? एक तो उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, इसका ठीक, तर्कसंगत चिंतन ठीक, और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार। बहुत बढ़िया। चलिए, तो जब भी नोट्स पढ़े ना, ऐसे ही याद करने का प्रयास करें। बुद्धि के अर्थ की अगर बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि, इसकी बात की जा रही है इस चैप्टर में, तो इसमें सबसे पहला क्या रहा है? मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा? बुद्धि केवल ज्ञान का संग्रह नहीं, केवल ज्ञानात्मक संग्रह को बुद्धि नहीं कहा जा सकता। अगर ज्ञानात्मक संग्रह को बुद्धि कहा जाता तो कंप्यूटर को भी बुद्धिमान कहा जाता। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि ये क्या है? कार्य करने, सीखने और परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की संयुक्त मानसिक क्षमता है। कार्य भी करता है आदमी बुद्धि से, सीखता भी और परिस्थितियों के साथ समायोजन भी करता है, और इसी की संयुक्त मानसिक क्षमता को बुद्धि कहा जाता है। इसकी सर्वमान्य परिभाषा वेस्लर ने, अभी जब आपने पढ़ा तो मैंने कीवर्ड्स की बात की थी, कीवर्ड्स 3-4 इसमें हो गए। पहला, बुद्धि क्या है? समग्र क्षमता है, जिसके द्वारा वो क्या करता है? उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कसंगत चिंतन करता है और अपने वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करता है। तीनों तो पॉइंट मस्त है।
हाँ, तो इसको याद करना तो क्या हो जाएगा सीधा सीधा, बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करता है। वेस्लर ने कहा था इसको। हाँ, दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हो जाएगा, बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा उद्देश्यपूर्ण कार्य और तर्कसंगत चिंतन करते हुए अपने वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करता है। ऐसा करके इसको आप याद कर सकते हो। अब देखिए टर्मन ने परिभाषित किया, क्या बुद्धि को अमूर्त चिंतन की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। सवाल सीधा आ जाएगा, अमूर्त चिंतन की क्षमता के रूप में बुद्धि को किसने प्रभावित किया, टर्मन ने। स्टर्न, बिनी और फ्रीमैन ने किस रूप में परिभाषित किया, समायोजन और अनुकूलन के संदर्भ में। वेस्लर वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य और तर्कसंगत चिंतन। बोरिंग ने कुछ और बात कह दी। बोरिंग ने क्या कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापे वही बुद्धि है। इन्होंने बुद्धि को मापन के यानी कि मात्रात्मक रूप में दे दिया कि भैया बुद्धि परीक्षण जो माप दे वही बुद्धि है उसकी। बोरिंग हो गई है। हाँ, स्टुडार्ट ने क्या कहा, स्टुडार्ट ने कहा कि कठिन और जटिल कार्यों को करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। क्लियर। चलिए, ये गड़बड़ थोड़ा लिख दे, पीई वर्णन नहीं है, वर्णन है। वर्णन। हाँ, पी वर्णन के अनुसार बुद्धि के 3 अर्थ हैं। इन्होंने बुद्धि को 3 लोकप्रिय रूपों में विभाजित किया, ये भी वर्णन होगा। 3 लोकप्रिय रूपों में विभाजित किया और इन तीनों रूपों को हेब ने ए, बी और सी की संज्ञा दे दी। पहला क्या कहा वर्णन ने कि बुद्धि क्या है, जननिक क्षमता है, यानी बुद्धि व्यक्ति का शुद्ध आनुवांशिक गुण है। बुद्धि कहां से आ रही है, इन्होंने कहा पहली प्रकार की बुद्धि वो आ रही है आनुवांशिक गुणों से, सीधा सीधा। वर्णन कहा ये, वर्णन ने कहा कि बुद्धि का पहला प्रकार क्या है, जननिक क्षमता, यानी कि आनुवांशिक गुणों से पाने वाली बुद्धि। हेब ने इस बुद्धि को क्या कहा, बुद्धि ए। क्लियर। वर्णन ने 3 लोकप्रिय रूपों में विभाजित किया और उन्हीं तीनों रूपों को हेब ने ए, बी, सी बुद्धि की संज्ञा दे दी। तो पहली बुद्धि का प्रकार क्या था वर्णन के अनुसार, जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि, कि बुद्धि व्यक्ति का शुद्ध आनुवांशिक गुण है। हेब ने कहा भैया तो ये ए वाली बुद्धि है, बुद्धि ए। ठीक। फिर प्रेक्षित व्यवहार। प्रेक्षित व्यवहार क्या, बुद्धि का दूसरा प्रकार, जीन और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम सामाजिक व्यवहार। दूसरा बुद्धि का प्रकार, प्रेक्षित समाज में कैसा व्यवहार कर रहा है और यह किसका प्रतिफल होती है, उसके जीन्स और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होती है। इसको हेब ने क्या कहा, बुद्धि बी। परीक्षण प्राप्तांक। बुद्धि वही है जो परीक्षण मापता है। बोरिंग की परिभाषा भी है ना। इसको हेब ने क्या कहा, बुद्धि सी। तो सीधा सीधा अगर आ जाए, जननिक क्षमता बुद्धि का प्रकार बुद्धि ए, प्रेक्षित व्यवहार हो जाएगा क्या, बुद्धि बी, और परीक्षण प्राप्तांक बुद्धि सी। एक मिनट, बुद्धि वही है जो परीक्षण होता है, ये है बोरिंग का। अंडाई कर गए इसको। आएगा आएगा, सब आएगा, सब आएगा। एक प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या बी है, ए और बी दोनों है। ए बी दोनों। इतनी क्षमता होगी। हाँ, ए बी दोनों। ठीक। एक और प्रश्न इसका, सीखने की क्षमता और मानसिक क्षमता। चलिए ठीक, आगे प्रश्न देखे जाएंगे। आगे चलें। अभी तो वर्णन ने बताया था भाई साहब की बुद्धि के 3 प्रकार, जननिक, प्रेक्षित और परीक्षण प्राप्तांक। हेब ने क्या कहा, इन्हीं को, जननिक को ए, प्रेक्षण को बी और परीक्षण प्राप्तांक को सी। कहा बुद्धि सी। थानराइक साहब भी कूद के आ गए कि भैया ना 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 ना, ना बुद्धि केवल यही नहीं है, बुद्धि के 3 प्रकार मैं भी बता दे रहा हूँ। पहला सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्तिया, यांत्रिक बुद्धि। थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप आपको यहाँ दिखेगा। पहला कहा सामाजिक बुद्धि, क्या कि समाज के अन्य व्यक्तियों को समझने, संबंध बनाने और सामाजिक परिस्थिति में समायोजन क्षमता।
इसकी विशेषता क्या सामाजिक बुद्धि की, कि व्यक्ति के समाज के अन्य व्यक्तियों को समझने, संबंध बनाने और सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता को सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। और जिसमें सामाजिक बुद्धि का विकास होता है भाई साहब, वो या तो नेता होगा, सामाजिक कार्यकर्ता होगा, परामर्शदाता होगा, ठीक। और मेरे हिसाब से एक और हो सकता है, क्या हो सकता है? शिक्षक। शिक्षक। हम भी यही कहने वाले थे, हम नहीं कहने। हाँ, और अगर शिक्षक में ये नहीं है ना, तो फिर समस्या है भाई साहब, क्योंकि आपको कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवहार करना है तो आपकी सामाजिक बुद्धि उच्च स्तर की होनी चाहिए। दूसरा क्या? अमूर्त बुद्धि, शब्दों, अंकों, प्रतीकों और अमूर्त विषयों पर चिंतन की क्षमता, उसको क्या कहेंगे? अमूर्त बुद्धि। दार्शनिक होते हैं, कलाकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, भौतिक विज्ञानी होते हैं, जिसकी अमूर्त बुद्धि विकसित होती है। साथ में मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, ठोस वस्तुओं, औजारों और मशीनों के कुशल संचालन की क्षमता, ये अक्सर इंजीनियर, कारीगर, मूर्तिकार इत्यादि होते हैं। ठीक है यहाँ तक? रितेश जी, वो परामर्शदाता है ना सामाजिक बुद्धि में, हाँ तो उसमें शिक्षक आ ही जाएगा। हाँ, तो होगा ही कि, तो हम लोग इसी में तो फिट बैठते हैं एकदम। काउंसलर ही तो शिक्षक है। और क्या, और क्या, और क्या। तो भाई साहब यहाँ वर्णन के अनुसार बुद्धि 3 हो गई, जननिक, प्रेक्षित और परीक्षण प्राप्तांक। हेब के अनुसार भी 3, जननिक को बुद्धि A कहा, प्रेक्षित व्यवहार को बुद्धि B कहा और परीक्षण प्राप्तांक को बुद्धि C कहा। थर्नडाइक ने थोड़ा सा आगे बढ़ के बताया कि बुद्धि के 3 प्रकार, सामाजिक, अमूर्त बुद्धि और मूर्त या यांत्रिक बुद्धि। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है अभी तक जो पढ़ा उसी पर, अमूर्त बुद्धि से और कोई संबंधित है क्या जिन्होंने बुद्धि को अमूर्त चिंतन के रूप में परिभाषित किया? कोई मनोविज्ञानी? टर्मैन, ठीक। टर्मैन की बात आ रही है ना ऊपर। हाँ, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया सर। चलिए भाई साहब, अब आ गया बुद्धि मापन का इतिहास, उसके सूत्र और परीक्षण। जैसे हम लोग जो है ना, कह देते हैं किसी को, अपने शिक्षार्थियों को, कि वो बुद्धिमान है कि नहीं है, तो हमारा जो भी वो होता है, क्या कहते हैं, परिणाम, जिस परिणाम पर हम पहुंचते, जो निष्कर्ष हम निकालते हैं, वो हमारे अवलोकन के आधार पर होता है। हमारे मन मस्तिष्क में कहीं भी बुद्धि के सिद्धांत वगैरह नहीं रहते, बस हम अवलोकन करते हैं, उसके आधार पर बता देते हैं कि बुद्धिमान है कि नहीं है। बट उसको वैज्ञानिक रूप से सही नहीं माना जा सकता। उसके लिए क्या आया? बुद्धि परीक्षण। की भाई साहब पहले स्केल पर मापा, उसके बाद बताओ बुद्धिमान है कि ना है। क्यों? क्योंकि बुद्धि की प्रकृति बहुआयामी होती है। हो सकता है उसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता ना हो, बट सामाजिक बुद्धि बहुत उच्च श्रेणी की हो, तो बेवकूफ थोड़े ना कहा जाएगा वो। हो सकता है उसमें अमूर्त चिंतन हो, बट मूर्त यांत्रिक बुद्धि का उसमें अभाव हो, तो फिर वो इंजीनियर, कारीगर, मूर्तिकार नहीं बन पाएगा कभी भी। तो बुद्धि मापन को वैज्ञानिक रूप देने के लिए बुद्धि परीक्षण लॉन्च किए गए, और सबसे पहला जो परीक्षण था बुद्धि मापन का, बिने साइमन का था 1905 में, जिन्होंने बुद्धि को किस रूप में मापा? मानसिक आयु के रूप में बुद्धि मापन की अवधारणा बिने साइमन ने दी थी। किस रूप में बुद्धि का मापन शुरू हुआ? कि मानसिक आयु के रूप में। शारीरिक आयु आपकी जो भी हो, मानसिक आयु के रूप में आपको माना जाएगा कि आप बुद्धिमान हो कि नहीं हो। 1916 में टर्मैन ने संशोधन किया, और फिर इसको क्या कहा गया? स्टैनफोर्ड बिने संशोधन। और इन्होंने मानसिक आयु से थोड़ा सा आगे बढ़ के किसकी अवधारणा दी? बुद्धि लब्धि की, कि उसकी बुद्धि की उपलब्धि कितनी है ये बताया। बुद्धि लब्धि का सूत्र अक्सर आता है परीक्षा में, मानसिक आयु बटा तैथिक आयु, तैथिक या फिर शारीरिक आयु भी कह सकते हैं, गुणे 100। हाँ, यानी कि मानसिक आयु और तैथिक आयु का अनुपात की बात कर बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटा में तैथिक आयु गुणे 100। अब इसी में एक और चीज आ गई, क्या? विचलन बुद्धि लब्धि। 25 या ये जो है ना 25-30 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए IQ वाला, बट विचलन बुद्धि लब्धि क्या है? 25 से 30 वर्ष या इससे ऊपर के व्यक्ति की बुद्धि के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। बस इसमें इतना ही जानना है। आगे देखिए, टर्मैन पर कोई थिंकर आए नहीं है इसमें, क्या दार्शनिक कोई इसमें थे क्या? किसमें? विचलन बुद्धि लब्धि में कोई दार्शनिक थे कि ये आधुनिक लगाया गया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, दोबारा कहिएगा जरा, पूरा एलेबोरेट करके। कह रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं बुद्धि मापन का ऐतिहासिक क्रम क्या रहा, इसमें
थिंकर सार हैं, बिने साइमन टर्मैन, हाँ और फिर आप यहाँ बुद्धि लब्धि आईक्यू का फार्मूला बता रहे हैं। तो हाँ विचरण बुद्धि लब्धि जो है, ये फार्मूला जो निकला है, हाँ। इसको निकालने का क्या मतलब मानदंड क्या था? किसी साइंटिस्ट ने बताया इसको कि ये आधुनिक है? नहीं नहीं, आधुनिक है ये, ठीक ना। आधुनिक। हाँ, और इस पर बहुत फोकस इसलिए नहीं करना है क्योंकि विचलन बुद्धि लब्धि पर कभी सवाल पूछा आता ही नहीं है। नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन की जब बात की जाती है ना, तो कभी नहीं पूछा है। बस चलिए। एक टर्म जानना चाहिए कि 25 या 30 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति की अगर बुद्धि मापन करना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे? विचलन बुद्धि लब्धि का। ठीक। अब देखिए, टर्मैन ने आईक्यू का वर्गीकरण किया आईक्यू के आधार पर बच्चों को, और उसमें क्या आया? ये तालिका याद होनी चाहिए। सीधा सवाल आता है इस पर। 20 से कम बुद्धि, बुद्धि लब्धि जिसका 20 से कम है आईक्यू, उसको क्या कहेंगे? जड़ बुद्धि। अब देखिए 69 तक इसमें 3 हैं, जड़हीन और मूढ़। कितने हैं? जड़, हीन और मूढ़। 20 से तीनों आ कम जड़, सकता है। 20 से कम जड़ हो जा रहा है, 20 से 59 तक क्या हो जा रहा है? हीन, और 60 से 69 तक मूढ़ बुद्धि। मेरे साथ इसको याद कर ले, मैं भी याद कर रहा हूं आपके साथ, याद नहीं है मुझे भी। तो 3 हो गए इसमें भाई साहब, जड़, हीन और मूढ़। जड़ 20 से कम, हीन 20 से 59, और 59 से 69 मूढ़। इसके बाद आ गया क्या? 3 है, उसके बाद फिर 3 में बांटिए, सामान्य मंद और मंद बुद्धि, सीमांत मंद बुद्धि। 69 पर खत्म हुआ था, तो सीमांत मंद बुद्धि कहाँ जाएगा? 70 से 79, 10-10 का अंतर हो रहा है। फिर 80 से 89 मंद, फिर 90 से 109 सामान्य, 110 से 119 श्रेष्ठ, फिर 20 का अंतर हो जा रहा है, 120 से 39 अति श्रेष्ठ, 140 से अधिक प्रतिभाशाली। तो हम पहले क्या याद करेंगे? हम आईक्यू का मान याद कर लेंगे। कितने चरण हैं? 20 से कम, 20 से 59, 59 से 60, सॉरी 59, 60 से 69, 69 के बाद आ जाएगा 70 से 79, फिर 80 से 89, फिर 90 से 109, 110 से 119, फिर 120 से 139 और 140 से ऊपर। ये क्रम याद करना आसान है। ठीक। उसके बाद 140 से ऊपर वाला क्या हो जाता है? प्रतिभाशाली। फिर 120 से 139 के बीच में अतिश्रेष्ठ, 110 से 119 के बीच में श्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ के नीचे श्रेष्ठ आ जाएगा, उसके नीचे सामान्य आ जाएगा 90 से 109, 80 से 89। इसको आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। मेरा तरीका यही कि पहले मैं ये याद करूंगा आईक्यू मान, और उसके बाद ये कैटेगरी उसमें सेट कर लूंगा, और फिर हल करूंगा 4 सवाल। एक बार इसको आप लोग पढ़ लें, इस पर 4 सवाल कर लिए जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। अश्विनी भैया माइक ऑफ कर दीजिए। 2 मिनट में आप लोग इसको पढ़ लें, फिर इसको मैं छुपा दूंगा और जरा 4 सवाल कर लिए जाएंगे इस पर। हो गया सर? चलिए, आप लोगों के शॉर्ट टर्म बुद्धि की पहचान की जा रही है, स्मृति की। चलिए, पहला सवाल, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? ध्यान दें, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? 35 एवं निम्न, 36 से 49, 50 से 69, 70 से 79। 70 से 79। 70 से 79। ठीक है। क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि वाला 70 से
79। 79। ठीक, अगला सवाल है आपका, इसमें तो सवाल लगा, हाँ, औसत बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि होगी 50 से 59, 70 से 89, 110 से 129, 90 से 109। 90 से 109। 90 से 109। सामान्य। 50 से 59 वाला क्या होगा? 50 से 59 जड़ मूल मूल जड़ बुद्धि बुद्धि। ही। मूल हाँ, मूल बुद्धि है, बुद्धि। मूल बुद्धि है। 50 से 59 की बात कर रहा है, हीन बुद्धि में आ नहीं नहीं, जाएगा, हीन बुद्धि, हीन बुद्धि। हीन बुद्धि में आ जाएगा, ठीक ना। तो एक बार इसका जरूर अभ्यास कर लेंगे सवाल के आधार पर। एक और प्रश्न ले लिया जाए। एक और प्रश्न कहाँ गया भाई साहब? हाँ, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होगा? 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 70, 71 से कम। जड़ बुद्धि सबसे हाँ, कम होगा 20 से कम होगा ना भैया। 20 हाँ, वाला है, 20 से हाँ, कम होगा ना। अब देखिए 20 से कम होगा, ठीक ना। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया? 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 71 से कम। तो ऑप्शन कौन 71 सा से सही कम है? लिया 71 जाएगा। से कम वाला हो 71 जाएगा। से कम। 71 से कम कम। वाला। ऑप्शन ही गलत है तो 71 से कम आएगा सबसे ना कम। ना ना ना, ऑप्शन गलत नहीं है। हम्म उसमें प्रश्नावली में एक निर्देश होता है सर, कि हम्म सबसे नजदीक वाले को भी सही उत्तर माना जाएगा, उसी पर टिक करना है। हाँ, तो 71 से हो जाएगा सर नजदीक वाला। 71 से कम वाला, ठीक ना। चलिए, अब देखिए बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण जो हुआ, पहला प्रशासन के आधार पर, इसको जरा सा ध्यान देंगे। प्रशासन के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्या है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य क्या? कि एक समय में एक व्यक्ति का। सामूहिक का मतलब क्या? एक साथ अनेक व्यक्तियों का। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के उदाहरण क्या क्या है? बिने साइमन परीक्षण, कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ये याद रखना जरूरी है, ये उदाहरण। बिने साइमन परीक्षण, कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट और क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सामूहिक बुद्धि में आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी अगर आगे आ गया या अल्फा आ गया तो वो क्या हो जाएगा? सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें एक साथ अनेक व्यक्तियों का परीक्षण किया जा रहा है। दोनों में आर्मी लिखा हुआ है। हाँ, या अल्फा टेस्ट बीटा टेस्ट करके भी कभी कभी देता है, ठीक ना। सामूहिक हो जाएगा। हाँ, सामूहिक हो जाएगा। उसके अलावा बिने साइमन, कोह ब्लॉक, पास अलोंग और क्यूब, ये क्या हो गया? व्यक्तिगत हो गया। डिजाइन भाषा की या, बात कर रहा है। हाँ, डिजाइन टेस्ट। भाषा या, उसके बाद दूसरा क्या है आधार? भाषा या एकांशों के आधार पर। एकांश मतलब आइटम, आइटम मतलब प्रश्न, उसमें कितने तरह के प्रश्न हैं, या भाषा के आधार पर। ये 2 तरह के भैया, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, लिखित भाषा का प्रयोग निर्देशों और प्रश्नों दोनों में। क्या कर रहा है? लिखित भाषा का प्रयोग, शाब्दिक है ना, तो लिखित भाषा का प्रयोग निर्देश और प्रश्न दोनों में कर रहा है। और ये 2 तरह के होते हैं, शाब्दिक, वैयक्तिक और सामूहिक। क्लियर? अब चूंकि शाब्दिक है, लिखित है, तो इसका अनुप्रयोग किस पर होगा? साक्षर व्यक्तियों हेतु होगा। तो भाई छोटे बच्चों, अनपढ़, मंदबुद्धि बच्चों का क्या होगा? उनके लिए अशाब्दिक परीक्षण होते हैं, जो चित्रों और आकृतियों पर आधारित होते हैं, अशाब्दिक परीक्षण। इसमें भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? केवल निर्देशों में, प्रश्नों में नहीं होता है। ये प्रश्न निर्देश पढ़ के जो भी टेस्टिंग करे वो बता देता है और बच्चा उसके आधार पर उत्तर देता है। फिर क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, इसमें भाषा का प्रयोग निर्देश में कभी होता है या नहीं भी होता है। प्रश्नों में भाषा का प्रयोग एकदम नहीं होता है, सब पर लागू होता है। इसमें क्रियात्मक है तो करके परीक्षण होता है, गतिविधियों को करके, जैसे ब्लॉक जोड़ना, पजल बनाना इत्यादि। फिर अभाषाई बुद्धि परीक्षण, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होता है। निर्देश हाव भाव, अभिनव या संकेतों से दिए जाते हैं। परीक्षार्थियों को वस्तुएं दी जाती हैं और उस पर आधारित उनको क्या करना होता है? प्रदर्शन। किसके लिए होता है? अशिक्षित, मूक बधिर और विदेशी के लिए, जो जिसको उस भाषा का ज्ञान न हो। क्लियर है? बुद्धि परीक्षणों के वर्गीकरण की हम बात कर रहे थे, 4 भागों में बांटा। एक प्रशासन के आधार पर, भाषा एकांशों के आधार पर, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के आधार पर और अभाषाई बुद्धि परीक्षण के आधार पर। उनका नाम देखेंगे, आपको उसके गुण में या विवरण में आसानी होगी। अब जरा सा देख लिया जाए कुछ बुद्धि परीक्षण जो विश्व और भारत के बड़े फेमस हैं। सबसे पहला वेस्लर बुद्धि परीक्षण। सबसे पहला क्या है? वेस्लर बुद्धि परीक्षण। किसने दिया? डेविड वेस्लर ने।
इसमें बुद्धि की माप शाब्दिक, क्रियात्मक और संपूर्ण मापनी के द्वारा की जाती है। बुद्धि की माप कैसे की जा रही है? शाब्दिक, क्रियात्मक और संपूर्ण मापनी के द्वारा की जाती है। अब इसमें दो चीजें हैं। 16 से 64 वर्षों की व्यक्ति के बुद्धि का मापन करने के लिए वैस आर परीक्षण, 16 से 64 के लिए वैस आर, और 6 से 16 के बच्चों के लिए वाइस आर। इसको याद रखेंगे, वैस आर और वाइस आर, 6 से 16 के लिए और फिर 16 से 64 के लिए। उसके बाद कैटल का परीक्षण है, संस्कृति मुक्त वो परीक्षण। तो वाइस आर है, हाँ, वाइस आर है, वाइस आर है, मतलब ए है और आई, इसका अंतर है। ए और आई नहीं सर, लास्ट में देखिए सी होगा 6 से 16 वाले में। वाइस, हाँ हाँ तो ए आप यस सी कर रहे हैं और आई एस कर दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बस यही अंतर है। अब देखिए कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण, इन्होंने 3 मापकों का प्रयोग किया। 3 मापक में पहला मापक से किसका कर रहे हैं? 4 से 8 वर्ष के बच्चे और मानसिक मंद वयस्कों के लिए। फिर मापक 2 से 8 से 13 वर्ष के बच्चे और औसत वयस्कों के लिए। और मापक 3 का प्रयोग कर रहे हैं 14 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए। 3 तरह के मापक इन्होंने दिए। पहला 4 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए, और साथ में जोड़ दिया मानसिक मंद वयस्कों को। उसके बाद मापक 2 8 से 13 वर्ष का बच्चा और औसत वयस्क को, और मापक 3 14 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए। फिर रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आया, जेसी रेवेन ने दिया। वेस्लर बुद्धि परीक्षण किसने दिया? वेस्लर ने दिया। कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण किसने दिया? कैटल ने दिया। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किसने दिया? रेवेन ने दिया। इसमें 2 फॉर्म होते हैं बच्चों और वयस्कों के लिए। बच्चों का फॉर्म जो होता है वो रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स पर आधारित होता है, और वयस्कों का स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स पर आधारित होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कीवर्ड इनके। जैसे वेस्लर के बुद्धि परीक्षण में 2 तरह के मापन थे, एक 16 से 64, एक 6 से 16। 16 से 64 वाले में वैसार और इसमें विसार। क्लियर? कैटल का संस्कृति मुक्त में 3 मापनी, 4 से 8, 8 से 13 और 14 से ऊपर। 4 से 8 वर्ष के बच्चे और मानसिक मंद वयस्क किसमें चले जाएंगे? मापक 1 में। मापक 2 में 8 से 13 वर्ष के बच्चे और औसत वयस्क, और 14 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए मापक 3 का प्रयोग। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में क्या किया? 2 फॉर्म बनाया बच्चों और वयस्कों के लिए। बच्चों वाला रंगीन होगा और वयस्कों का स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स होगा। अब क्रियात्मक परीक्षण कौन है? क्रियात्मक परीक्षण जिसमें प्रदर्शन करना होता है वो है एक रितेश जी, एक बिने साइमन बुद्धि परीक्षण भी है ना? हाँ हाँ, बिने साइमन तो सबसे पहले में बात हो गई है। अच्छा, वो टर्मैन का ना था? बिने साइमन का टर्मैन ने उसी में संशोधन किया था सर। अच्छा अच्छा। बिने साइमन ने मानसिक आयु के रूप में बुद्धि का मापन किया, और हम्म। टर्मैन ने 1916 में जो संशोधन किया उसमें बुद्धि लब्धि की अवधारणा भी जोड़ अच्छा, दी। वो नोट्स में संशोधन वाला ही दिया है। हाँ ठीक ने, उन्होंने क्या किया? संशोधन किया तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा उसमें जोड़ दी। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण, इसके उस पर प्रश्न पूछता है। फिर क्रियात्मक परीक्षण जिसमें आपको काम करने होते हैं, प्रदर्शन करना होता है। को परीक्षण, पासलांग और घन रचना। आप ध्यान दें यहाँ पर। को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, बिने साइमन परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पासलांग और क्यूब कंस्ट्रक्शन इन घन रचना क्रियात्मक परीक्षण में आ जाएगा। भारतीय परीक्षणों की अगर बात करें तो 2-3 है, डॉक्टर CH राइस का, डॉक्टर SM मोहसिन का, डॉक्टर RK टंडन का। कभी सवाल नहीं पूछता, किस्मत खराब होगी तभी से सवाल पूछता है। आरती भाव से दूरी रहती है इन लोगों को। हाँ ना देता है, वैसे पूछता नहीं से सवाल कभी। कभी अगर पूछा भी हो सवाल तो, या पूछ दे तो आपकी किस्मत खराब है यानी कि। चलिए अब बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें। यहां तक क्या था? बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के परीक्षण, बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण, साथ में IQ आ गया, और बुद्धि के प्रकार। अब हम बात क्या करने जा रहे हैं? बुद्धि के सिद्धांतों की। आपको भी पता है इस पर बढ़िया सवाल आते हैं, संख्या में ज्यादा। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत सबसे पहले आया, सिंगल फैक्टर सिद्धांत। किसने दिया? अल्फ्रेड विने ने। प्रतिपादक में आप इसको क्या कह सकते हैं? अल्फ्रेड विने, बट इसे सामान्य बुद्धि की अवधारणा के रूप में भी पढ़ाया जाता है। इसमें क्या माना गया सिद्धांत के अंतर्गत, एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत, कि बुद्धि एक सामान्य शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों को प्रभावित करती है। यदि कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में बुद्धिमान है तो अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। बुद्धि अविभाज्य एकीकृत शक्ति है, सभी मानसिक कार्यों के पीछे एक क्षमता कार्य करती है, विभिन्न योग्यता और प्रतिभाओं की उपेक्षा करता है। यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पर्याप्त व्याख्या सिद्धांत नहीं करता है। आधुनिक मनोविज्ञानी इन 2 कारणों के चलते मुख्यतः इसको पूर्णतः स्वीकार नहीं करते हैं। कैसे?
इसमें यह माना जा गया है, उदाहरण इस सिद्धांत का दिया जाए तो उसमें यह माना जा रहा है कि यदि कोई बच्चा गणित में अच्छा है तो भाषा विज्ञान व अन्य विषयों में भी अच्छा होगा, क्योंकि उसकी सामान्य बुद्धि उच्च श्रेणी की है। सीधा सीधा बस ये एक लाइन है, 10:30 इसमें तो कोई समस्या नहीं है। नहीं, चलिए आगे। चलिए ठीक। इसके बाद द्विकारक सिद्धांत, जहां से प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं। एक कारक सिद्धांत में क्या माना कि बुद्धि एक सामान्य क्षमता है, उसके कोई अंग उपागम या कोई प्रकार नहीं होता, कोई अलग फैक्टर उसमें काम नहीं करता। स्पीयरमैन ने क्या करना, ना 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 गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है इसमें। और उन्होंने क्या कहा, किसी भी कार्य में सफलता दो प्रकार के कारकों पर निर्भर करती है। उन कारकों को क्या नाम दिया, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। नाम से क्लियर है, सभी कार्यों में समान रूप से प्रयुक्त होने वाली सामान्य बुद्धि जी फैक्टर से रिलेटेड, और विशेष कार्य या क्षेत्र के लिए आवश्यक विशिष्ट योग्यता एस फैक्टर से रिलेटेड। विशिष्ट विशिष्ट योग्यता, सामान्य सामान्य बुद्धि। क्लियर यहां तक? पानी पी ली। अश्विनी भाई तो चलिए चलिए। ठीक। तो इन्होंने क्या कहा, बुद्धि भाई दो कारकों का सिद्धांत है, इसमें दो कारक होते हैं किसी भी बुद्धि में या किसी भी कार्य में सफलता दो प्रकार के कारकों पर निर्भर करती है, जिन्हें कहा जाता है सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक सभी कार्यों में समान रूप से प्रयोग होने वाली सामान्य बुद्धि है, और विशिष्ट कारक किसी विशिष्ट कार्य या क्षेत्र के लिए आवश्यक विशिष्ट योग्यता है। फिर क्या आया, इस सिद्धांत के द्वारा सामान्य और विशिष्ट दोनों योग्यताओं को महत्व दिया गया। यह व्यक्तिगत भिन्नता की बेहतर व्याख्या करता है, परंतु बुद्धि को केवल दो कारकों तक सीमित कर देता है। और साथ ही यह सिद्धांत विभिन्न मानसिक योग्यताओं के बीच संबंधों की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाता है, समूह कारकों की उपेक्षा करता है। बाद में बुद्धि के अधिक जटिल स्वरूप का वर्णन किया। इन्हीं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, ये लिमिटेशन से सिद्धांत के, इसमें उदाहरण अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, यदि कोई छात्र गणित में उत्कृष्ट है तो उसकी सफलता में जी फैक्टर सामान्य बुद्धि और एस फैक्टर विशिष्ट फैक्टर क्या होगा, गणित संबंधी विशेष योग्यता, दोनों का योगदान होगा। इसके बाद आ गया भाई साहब प्रतिदर्श सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत बीने, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, तीसरा हो गया प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है इसके, थॉमसन। इन्होंने क्या कहा, बुद्धि एक सामान्य शक्ति नहीं है, बुद्धि क्या है, अनेक स्वतंत्र मानसिक योग्यताओं का समूह है। बुद्धि क्या है, सामान्य शक्ति नहीं है, वरन अनेक स्वतंत्र मानसिक योग्यताओं का समूह है। इन्होंने क्या कहा, थॉमसन के अनुसार किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति अनेक मानसिक क्षमताओं में से कुछ क्षमताओं का प्रतिदर्श उपयोग करता है। एक मिनट जरा, हाँ, इन्होंने क्या कहा कि किसी कार्य को करने के लिए अनेक मानसिक क्षमताओं में से कुछ क्षमताओं का प्रतिदर्श उपयोग करता है। प्रतिदर्श क्या होगा, प्रतिदर्श क्या होगा सर, सैम्पलिंग। सैंपलिंग होगा, सैंपल हाँ, लेना। प्रतिदर्श को अंग्रेजी में कहते हैं सैंपल, यानी कि किसी बड़े समूह या क्षमता में से चुना गया एक छोटा सा नमूना, ठीक है, उसका प्रयोग करता है व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए। कई सारी मानसिक क्षमताएं हैं, उसमें से कुछ क्षमताओं का उपयोग कर लेता है। इसी कारण विभिन्न कार्यों में प्राप्त अंक आपस में संबंधित दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इसने किसका विरोध किया, स्पीयरमैन के सामान्य कारक या जी फैक्टर की अवधारणा का विरोध किया। यह सिद्धांत बुद्धि को क्या मानता है, अनेक स्वतंत्र योग्यताओं का समूह मानता है, मानसिक कार्यों में विभिन्न क्षमताओं के योगदान को स्वीकार करता है, अपेक्षाकृत जटिल है, और यह बुद्धि परीक्षण में पाए जाने वाले सहसंबंधों की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाता है। आधुनिक अनुसंधानों से इसे सीमित समर्थन प्राप्त हुआ। किसको, प्रतिदर्श सिद्धांत को थॉमसन ने जो प्रतिपादित किया था। जैसे यदि कोई छात्र गणित और विज्ञान दोनों में अच्छा है तो इसका कारण क्या होगा कि कोई एक सामान्य बुद्धि नहीं बल्कि उन दोनों विषयों में प्रयुक्त होने वाली कुछ समान मानसिक योग्यताएं हैं। अब इसके बाद तीन आपके हो गए, पहला एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, और प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन।
अब इसके बाद आया आपका समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, किसकी हम बात कर रहे हैं? समूह कारक सिद्धांत की। किसने दिया? हर्स्टन। थर्स्टन। हर्स्टन लिखे हैं। हर्स्टन ने दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं, थर्स्टन बुद्धि एकल। बहुकारक सिद्धांत को देखकर किसी और सिद्धांत की याद आ रही है क्या? सॉरी, समूह कारक सिद्धांत को देखकर किसी और सिद्धांत की याद आ रही है क्या? बहुकारक यही है, नहीं ना है? नहीं, अलग है। वो कहाँ है? बहुकारक ने देखिए, ऊपर आपने देखा होगा, बुद्धि थॉर्नडाइक ने कैसे बांटा था? 3 भागों में बांटा था ना, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक बुद्धि। वो है बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया था। और यहाँ भी ये बात कह रहे हैं। ये अब इसमें इन्होंने अब थोड़ा सा अंतर है। वहां बुद्धि को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांट के बताया, अमूर्त बुद्धि, मूर्त्यांतरिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, बट इसमें जो है 7 कितने तरह की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं मान रहा है? 7। ठीक, वाचिक भाषी। हाँ, थर्स्टन ने बुद्धि को क्या कहा? एकल शक्ति नहीं है, विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का समूह माना जाता है। तो यहाँ कंफ्यूजन मैंने इसलिए कहा क्योंकि समूह कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन, जिन्होंने मानसिक योग्यताओं को कितने बांटा? 7 में। ठीक, और थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत में क्या था? बुद्धि केवल 3 प्रकार की बताई गई, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक। और साथ में बुद्धि की विशेषताओं की बात करें तो बौद्धिक कार्यों को 4 मुख्य विशेषताओं के आधार पर उन्होंने मापा था: स्तर, क्षेत्र, सीमा विस्तार और गति। स्तरीय किसी भी किताब में ना थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, बहुकारक सिद्धांत को घुसाता नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं दिया, बस नाम याद दिला दिया। उसमें सवाल बस इतना ही आता है कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, और अगर थर्स्टन से आया तो समूह कारक सिद्धांत किसने, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बोल दिया। यही लिख ले, बल्कि बहुकारक सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक। उसमें 2 चीजें हैं, बुद्धि कितने प्रकार की? 3, और बौद्धिक कार्य कितने स्तर पे बांटा गया? 4, बौद्धिक कार्यों के 4 स्तर। ठीक है, और थर्स्टन ने क्या कहा कि बुद्धि एकल शक्ति नहीं है, वरन विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का समूह है, और बुद्धि कई स्वतंत्र मानसिक क्षमताओं से मिलकर बनती है। और कितनी मानसिक क्षमताएं? 7। वाचिक भाषिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, वाचिक भाषिक मतलब शब्दों के अर्थ को समझना, संख्यात्मक योग्यता मतलब गणना करने की क्षमता, स्थानिक योग्यता मतलब स्थान संबंधों को समझना, शब्द प्रवाह यानी तेजी से शब्द सोचने की क्षमता, स्मृति योग्यता सूचनाओं को याद करना, तार्किक योग्यता नियम और संबंधों को पहचानना, उसके आधार पर तर्क करने की क्षमता, प्रत्यक्ष परक योग्यता वस्तुओं को शीघ्र पहचानना। उदाहरण क्या दिया जैसे इस सिद्धांत का? ये कि यदि कोई छात्र गणित में अच्छा है लेकिन भाषा में कमजोर है तो ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि उसकी संख्यात्मक योग्यता अधिक है और वाचिक भाषिक योग्यता कम है। तो थोड़ी सी यहाँ क्लैरिटी आने लगी है। फिर आ गए गिलफोर्ड साहब, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक चल रहा है, सब ठीक है। ठीक, इसके बाद आ गए गिलफोर्ड साहब। अब बुद्धि का बहुआयामी अप्रोच सामने आने लगा है। गिलफोर्ड ने प्रतिपादन किया किसका? बुद्धि संरचना के सिद्धांत का, बहुआयामी बुद्धि संरचना सिद्धांत का। इन्होंने बुद्धि को क्या कहा कि बुद्धि भाई साहब केवल कुछ मानसिक योग्यताओं से नहीं बनी है, इसके अलग अलग आयाम होते हैं, बहुआयामी संरचना है। यह किसी मानसिक योग्य शक्ति का नाम नहीं बल्कि अनेक मानसिक योग्यताओं का संगठित रूप है, जो कि अलग अलग 3 आयाम, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद में विभाजित हैं। इन्होंने किसको बुद्धि का महत्वपूर्ण भाग माना? रचनात्मकता को। यह सिद्धांत विद्यार्थियों की विविध क्षमताओं की पहचान में सहायक है, बालक केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहित करता है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की पहचान में उपयोगी होता है, रटने की बजाय सृजनात्मक सोच पर बल देता है। तो अब यहाँ जहां प्रश्न आ गया ना कि कौन सा सिद्धांत है जो रचनात्मकता, सृजनात्मकता पर बल देता है, तो गिलफोर्ड का बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत।
बुद्धि का विस्तृत और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, रचनात्मकता को महत्व देता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की बेहतर व्याख्या करता है। अब देखिए भाई सब, यहाँ 3 आयाम हो गए। आयाम मतलब प्रसार क्षेत्र। एक हो गया संक्रिया, दूसरा हो गया विषय वस्तु, तीसरा हो गया उत्पाद XYZ एक्सिस पर, और इसमें अब अलग अलग मानसिक क्षमताएं होंगी। अब देखिए, तो बुद्धि की संरचना का प्रथम आयाम कौन सा है? संक्रिया। और संक्रिया में कितने प्रकार बताए गए हैं? 5। क्या इसमें होती है? कौन सी क्षमताएं? मानसिक क्षमताएं। मानसिक क्रियाएं संबंधित किससे होती हैं? संक्रिया से। विषय वस्तु में भी 5 प्रकार, सूचना का प्रकार से संबंधित है। उत्पाद 6 सूचना प्रसंस्करण का परिणाम है। अब देखिए 3 चीजें हो गई जो बुद्धि को परिभाषित कर सकती हैं। क्या क्या? संक्रिया, विषय, उत्पाद। 3 आयाम है। पहले ध्यान दे सर, सूचनाएं, जो भी उसको सूचना मिली उस पर वो क्या करेगा? मानसिक संक्रियाएं, ठीक है। और उन मानसिक संक्रियाओं के बाद उसको क्या मिलेगा? सूचना प्रसंस्करण का परिणाम। तो बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत को ऐसे ही आप याद कर सकते हो। शुरुआत कहां से हो रही? सूचना का प्रकार, और सूचना जब उसको मिल गई तो उसने उस पर क्या किया? मानसिक संक्रियाएं, और जब मानसिक संक्रियाएं होंगी तो आपको क्या मिलेगा? सूचना प्रसंस्करण का परिणाम। तो अब देखिए, सूचना जो है उसको हमने क्या माना? पहला आयाम। पहला आयाम मान लिया विषय वस्तु। मानसिक संक्रिया, ये सीधा सीधा आपको क्लियर है, ये कौन सा आयाम है? संक्रिया। और सूचना प्रसंग का परिणाम क्या हो जाएगा? कोई भी परिणाम उत्पाद कहलाता है। क्लियर है? तो संक्रियाओं में 5 प्रकार, सूचना के प्रकार में 5 प्रकार, और लास्ट वाले में 6, 2 में 5 और उत्पाद में 6 प्रकार। तो जब इन तीनों का गुणनफल क्या है, चूंकि एक आयाम है ये तीनों, तो जब ये गुणा करके निकाला जाए तो कुल मानसिक क्षमताएं जो होती हैं कितनी हो जाएंगी साहब? 50, 25 छका 150। उसमें फिर एक संशोधन हुआ, एक और क्षमता को उन्होंने मान लिया, दृश्य और श्रव्य विभाजन। किसमें? वो उसके चलते 6 हो जाएगा। तो यह 180 स्वतंत्र मानसिक योग्यताएं आ जाती हैं। तो अगर ये आया गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में कितनी स्वतंत्र मानसिक योग्यताओं का उल्लेख है, तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, 150 भी 180 भी। उसमें जो टिक दिया हो उस पर टिक करें। अगर दोनों दे दिया हो तो उसमें 180 पर आप टिक करोगे। चलिए अब जरा सा समझ ले, संक्रियाओं में कौन कौन से प्रकार हैं। संक्रिया क्या है? क्योंकि मानसिक संक्रियाएं हैं तो पहला क्या? संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन। संज्ञान का तात्पर्य क्या? जानकारी को रितेश जी, एक मिनट थोड़ा। हाँ, जैसे पहले विषय वस्तु आना चाहिए ना, पहले संक्रिया आ गई है ना 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 ना। देखिए गिलफोर्ड का सिद्धांत जब भी उठाएंगे ना, इसी क्रम में आपको देगा, कहीं भी संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। ठीक, ये मैंने केवल याद रखने के लिए आपको ऐसे बताया, क्योंकि संक्रिया तो बीच वाली होना चाहिए। मैंने कहा ना कि मैंने आपको याद रखने के लिए बताया। मॉडल उन्होंने जो भी दे दिया, क्योंकि ये तीनों आयाम है, ठीक, तीनों एक दूसरे से अंतर संदर्भित है। तो XYZ एक्सिस किस दिशा में होंगे या किस उसमें होंगे ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। घन का कौन सा कोना ऊपर है, कौन सा सरफेस, ये आप बता सकते हैं क्या? आप ये बता सकते हैं घन का कौन सा कोना ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा? सॉरी, सरफेस डिसाइड कर सकते हैं? वो तो है। नहीं कर सकते ना। तो आप इसको किसी को ऊपर नीचे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों उसके आयाम है, तो कोई ऊपर नीचे हो जाएगा, उससे कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। मैंने इसको बस याद करने के उद्देश्य से ऐसे बताया कि ऐसे करके आप याद कर लोगे तो आसानी होगी आपको। चलिए संक्रियाओं की बात कर ले। पहला संज्ञान। संज्ञान मतलब क्या? जानकारी को समझना। स्मृति मतलब क्या? जानकारी को याद रखना। अपसारी चिंतन, अनेक संभावित उत्तर उत्पन्न करना। अभिसारी चिंतन, सही उत्तर तक पहुंचना। और लास्ट में मूल्यांकन, निर्णय एवं मूल्यांकन करना। अब देखिए विषय वस्तु क्या क्या है? आकृति मूलक दृश्य और शब्द सूचनाएं, सांकेतिक चिन्ह, अंक, अक्षर,
अर्थगत शब्दों या अर्थों संबंधी जानकारी, व्यवहारगत मानव व्यवहार एवं सामाजिक संकेत। उत्पाद क्या हो सकते हैं? इकाई सूचना की एकल इकाई, वर्ग समान वस्तुओं का समूह, वर्ग मतलब कैटेगरी, संबंध वस्तुओं के बीच में संबंध, प्रणाली व्यवस्थित संरचना, रूपांतरण परिवर्तन या संशोधन, निहितार्थ निष्कर्ष या अनुमान। अब देखिए साहब, मुझे क्या मिला? कुछ चिन्ह अंक अक्षर मिल गए, ठीक है, जो क्या है? विषय वस्तु। अब इस पर मैंने संक्रिया की, संक्रियाओं में क्या ये सारी चीज संज्ञान, पहले मैंने जानकारी को समझ लिया भाई साहब कि किस रूप में है, फिर उसको याद कर लिया और फिर उस पर आधारित हमने अनेक संभावित उत्तर खोजे और उसके बाद क्या किया? एक सही उत्तर तक पहुंच के हमने निर्णय और मूल्यांकन करके बताया कि भाई साहब यही सही होगा और फिर वह इस सूचना या उत्पाद के रूप में परिणाम सामने आएगा। तो इस प्रकार गिलफोर्ड ने संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक व्याख्या की, किसकी? बुद्धि के सिद्धांत की, और सारी मानसिक योग्यताओं को इसमें उन्होंने शामिल कर लिया। अब एक प्रश्न आता है, अब सारी चिंतन कब माना जाएगा? उदाहरण देख लें, यदि किसी छात्र से पूछा कि ईंट का उपयोग किन किन कार्यों में किया जा सकता है, तो जितने भी अधिक उत्तर देगा उसकी अब सारी चिंतन क्षमता उतनी ही अधिक मानी जाएगी। इसके बाद भाई साहब सिद्धांत जो आया, पदानुक्रमिक सिद्धांत। ऊपर के जो सिद्धांत हैं, 3 सिद्धांत, कौन कौन? स्पीयरमैन, प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन का, समूह कारक नहीं, स्पीयरमैन का सिद्धांत, उसके बाद थर्स्टन का सिद्धांत, फिर गिलफोर्ड का सिद्धांत। मैक्सिमम सवाल इसी से पूछे जाते हैं अधिकतम बार। फिर पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन और बर्ट ने दिया। इन्होंने बुद्धि को क्या माना? क्रमिक संरचना में रखा, माना कि प्रत्येक प्रथम वर्ग बुद्धि के प्रायोगिक शारीरिक कारक है, द्वितीय वर्ग में मौखिक सांख्यिक शैक्षिक कारक है, इन कारकों के आगे के क्रम में विशिष्ट मानसिक योग्यताओं से संबंधित कारक है। तो बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन बर्ट का, और बुद्धि को क्रमिक संरचना में रखा गया, काम खत्म। कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल जॉन बी कैरोल ने दिया, नाम से क्लियर है। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन और बर्ट, कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल जॉन बी कैरोल ने दिया। इन्होंने क्या कहा? मानसिक कौशल के 3 स्तर, संकीर्ण योग्यताएं स्तर 1 में, 2 में विस्तृत योग्यताएं और तीसरा में सामान्य बुद्धि। विस्तृत योग्यताओं को तरल व ठोस बुद्धि भी कहा। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले सर एक बार। इस पर समय देना पड़ेगा थोड़ा, हाँ इस पर थोड़ा हाँ समय देना पड़ेगा। हाँ 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 देना होगा। तरल और ठोस बुद्धि लिखा है ना? हाँ विस्तृत योग्यताओं में कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल ये आता है ना, तरल और ठोस बुद्धि। हाँ कभी कभी सर, कैरोल। वैसे मैक्सिमम प्रश्न ही 3 से आते हैं। उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर का देखिए, अभी आप फिर आ गया एक बहुबुद्धि सिद्धांत। अब यहाँ देखिए, एक है बहुकारक, दूसरा है समूह कारक, फिर एक आ गया बहुबुद्धि। बहुकारक किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक। समूह कारक थर्स्टन ने। और बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया और बताया क्या कि प्रत्येक व्यक्ति में अनेक प्रकार की बुद्धियां होती है जिनका विकास अलग अलग स्तर पर होता है। प्रत्येक बालक क्या होता है? अद्वितीय होता है। सभी बच्चों में एक जैसी बुद्धि नहीं होती। बुद्धि का मापन केवल आईक्यू से नहीं कर सकते। शिक्षा बच्चों की विभिन्न बुद्धि के अनुसार होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे में किसी न किसी क्षेत्र में विशेष प्रतिभा होती है। बाल केंद्रित शिक्षण और समावेशी शिक्षा पर बल दिया हार्वर्ड ने। इन्होंने जो बुद्धि वो बताए थे प्रतिमान बहुबुद्धि सिद्धांत, उसके आधार पर ये सब चीजें दी गई हैं। पहला क्या? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, व्यक्तिगत पर बुद्धि, दूसरे की भावना और समझने का, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, आत्म जागरूकता। इसमें प्रकृतिवादी बुद्धि जोड़ दी गई है 1998 में, प्रकृति के तत्वों की पहचान के लिए। फिर अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ दी गई 2000 में, जीवन मृत्यु और ब्रह्मांड पर चिंतन करने के। गार्डनर ने ही जोड़ा था इन दोनों को। तो इस तरह उन्होंने कितने कुल बताया? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुबुद्धि सिद्धांत में उन्होंने बुद्धि कितने प्रकार बता दिए? 9। थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत में बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 3। थर्स्टन ने कितने मानसिक क्षमताओं का प्रयोग किया था? 7। और इन्होंने 9 का बताया।
ठीक है। इसी के आधार पर उन्होंने बताया कि भाषाई बुद्धि का विकास बढ़िया है तो कवि लेखक होगा, तार्किक गणितीय बुद्धि बढ़िया है तो वैज्ञानिक गणितज्ञ होगा, स्थानिक बुद्धि बढ़िया है तो आर्किटेक्ट पेंटर होगा, शारीरिक गतिबोधक बुद्धि है तो नर्तक एथलीट होगा, संगीतात्मक बुद्धि है, लय सुर ताल की समझ है तो गायक या संगीतकार होगा, व्यक्तिगत पर बुद्धि है तो शिक्षक या नेता होगा, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि है तो दार्शनिक साधक होगा, प्रकृतिवादी बुद्धि है तो किसान पर्यावरणविद होगा, अस्तित्ववादी बुद्धि है तो संत और दार्शनिक होगा, और मेरे हिसाब से जिसमें सारी बुद्धि हो वो शिक्षक होगा। आगे चले, दो और हैं छोटे छोटे। क्या है भाई साहब? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत, नाम याद रखें। त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। बुद्धि विभिन्न प्रकार के घटकों में बटी होती है जिससे व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं मिलती हैं जिन्हें वह संधानित करता है, फिर विवेचना का समाधान करके समाधान तक पहुंचता है और बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें कितने प्रकार की विधि? विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। विश्लेषणात्मक क्या है? घटकीय बुद्धि अन्य नाम दिया जाता है, समस्या को कई भागों में बांटकर समाधान करने का क्षमता। सृजनात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि, नए समाधान खोजने की क्षमता। व्यवहारिक बुद्धि क्या है? संदर्भगत बुद्धि है, दैनिक जीवन में सूचनाओं का अनुप्रयोग। तो स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत में बुद्धि के 3 प्रकार, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। फिर आया थर्स्टन और कैली का बहुआयामी उपागम। उन्होंने क्या कहा? बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं से होता है जिसका विवरण निम्नवत है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धि क्या है? जटिल बहुआयामी गतिशील मानसिक क्षमता है जो व्यक्ति को सीखने, सोचने, निर्णय लेने और वातावरण के साथ समायोजन करने में सक्षम बनाती है। विभिन्न सिद्धांतों और परीक्षणों ने इसको स्वरूप, मापन, उपयोगिता को वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट किया है जिससे यह शिक्षा, मनोविज्ञान और मूल्यांकन के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। ये निष्कर्ष तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऊपर की सारी बातें आ जाती हैं 4 लाइन में। चलिए अब थोड़े से प्रश्न हो जाए क्या? ठीक है सर। 10 मिनट में 10-12 प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। हाँ तो भाई साहब प्रश्न जरूर लगाइएगा। हाँ, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है स्पीयरमैन का जी कारक, स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सार्वभौम सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। स्पीयरमैन जी कारक। स्पीयरमैन जी कारक। ध्यान दे क्या कह रहा है? सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है। केवल मानसिक प्रक्रियाओं की बात कर रहा है। प्रश्न नहीं ना होगा? वही तो कह रहा हूं, जरा और ध्यान दें, सवाल दोबारा सुने। सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल कर रहा है, केवल और केवल। कल बोलिए। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। आप बाकी को देख लें, बाकी में केवल मानसिक क्षमताओं की बात की गई है, ठीक ना? इसमें मानसिक प्रक्रिया और बुद्धि द्वारा लिए जाने वाले निर्णय की भी बात कर रहा है। समस्या को बाद में समाधान करना, नए समाधान खोजने की क्षमता और दैनिक सूचनाओं का उपयोग। ये हो गया आपका क्या? मानसिक प्रक्रियाएं, और ये हो गए उसके रूप। उत्तर जब खोजे ना तो ये ध्यान दें कि कौन सा नहीं होगा, वैसे भी आप छांट के उत्तर लिख सकते हैं। और इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार प्रश्न बहुत ज्यादा लगाने हैं। अब एक सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? ध्यान दीजिएगा, हालांकि बोल के करने में भी थोड़ी आप लोगों को समस्या हो रही होगी। कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान के खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह अनुभविक साक्ष्यों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। कौन सा होगा? आलोचना की बात कर रहा है। थोड़ा बड़ा प्रश्न हो गया, बोल के करने में आप लोगों को दिक्कत होगी। इसका उत्तर होगा बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। यही आलोचना है। पहला यही आलोचना कहाँ पढ़े हैं सर? कहाँ पढ़ा गया आलोचना? ये सही बात है। लिमिटेशन आलोचना हो जाएगा सर।
लिमिटेशन या सीमाएं जो भी सबके नीचे 4 जो था ना वही था वो। लिमिटेशन केवल गिलफोर्ड में नहीं आया है क्योंकि इन्होंने वो कर दिया है, इतना ज्यादा बांट दिया है कि कोई अब उसमें लिमिटेशन खोज ही नहीं सकता। चलिए एक सीधा ये बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के जी कारक हैं। आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। अनुवांशिक। सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि जी कारक। अच्छा, जी जनरल सामान्य बुद्धि। कारक। सीधा सीधा बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पिनर, वर्नन स्टर्न। स्पीयरमैन। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत। हाँ, हाँ, अब जिसमें तथ्यात्मक सीधा हो उसी की बात केवल करूंगा क्योंकि गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? स्पीयरमैन, गोलमैन, गार्डनर, जॉन मेयर। किसका? बहुविमात्मक थोड़ा एक बार प्रज्ञा। और पढ़ दे सर। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? स्पीयरमैन, गोलमैन, जॉन मेयर, गार्डनर। गार्डनर। प्रज्ञा माने बुद्धि, तो ऐसे करके उत्तर आप खोज लेंगे। हाँ, बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। सामर्थ्यों का समुच्चय। पाणे जी कौन होगा? लास्ट वाला ही होगा क्या? हाँ वही होगा, सामर्थ्यों का समुच्चय। तो भाई साहब 2 चैप्टर खत्म, मैं नोट्स भेज दे रहा हूँ और इसको आप लोग पढ़िए और प्रश्नों को हल कीजिए। एक अक्सर पूछ देता है प्रश्न सिलेबस में मगर नहीं है वो सीटेट के। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन, स्किनर। कैटल। 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 कैटल आराम से आप बता सकते हैं क्या कि थॉर्नडाइक, वर्नन और स्किनर दूसरे चीजों से संबंधित हैं। ठीक है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की क्षमता का, बुद्धि का, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा? स्टैनफोर्ड किसका? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है किसका? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, कोई नहीं। बुद्धि का। बुद्धि का। ठीक। एक सवाल लगा के बता दे जा, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? कितना है मानसिक आयु? मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी तैथिक आयु 5 वर्ष है, बुद्धि लब्धि 8/5 20 160। 160। तो किस कैटेगरी में जाएगा ये? प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली। का रहेगा, टॉप क्लास का रहेगा। हाँ। एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। प्रभावी अध्ययन के द्वारा। अरे सवाल ध्यान से सुन के करें हल। एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। दूसरा कई प्रकार की हो सकती है। हाँ, बुद्धि लब्धि या आईक्यू का उदाहरण दी गई स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा, गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा। टर्मन के द्वारा। टर्मन ने जोड़ा था संशोधन में ना। कब किया था? कब किया था? 1916 में। साइमन बिने परीक्षण कब आया था? 1905 में। चलिए ठीक है, अब आप लोग प्रश्न कीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी समय। बहुत बढ़िया सर। कोई कंफ्यूजन हो तो नहीं है ना? नहीं ठीक है। चलिए ठीक है सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार।